जो रचता है वो बचता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये वाक्य काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने लाइव चल रहा था, फिर से उन्होंने कहा क्या 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 कहा आपने? मैंने कहा जो रचता है वो बचता है, मैंने कहीं सुना है। तो एक खूबसूरत गीत है, नगमा है, तराना है जिंदगी, गम में भी आंखें नम में भी मुस्कुराना है जिंदगी। ये लाइनें आप सोच रहे होंगे कि मैं इन लाइनों से क्यों शुरुआत कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि ये लाइनें शहर की एक जानी मानी साहित्यकार के द्वारा लिखी गई हैं। वो साहित्यकार जिनका परचम बॉलीवुड में भी चलता है, लेकिन वो काशी से उनका सफ़र शुरू हुआ और बॉलीवुड तक पहुंचा। मैं चंदन कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं उत्तम सवेरा में, और आज हम साक्षात्कार की कड़ी में एक ऐसी शख्सियत से आपका तारुफ कराएंगे, आपको दिखाएंगे कि वो किस तरह से एक बेहतर साहित्यकार हैं, एक बेहतर संगीत की रचना करने वाली हैं, एक बेहतर गीतकार हैं, एक बेहतर कविता लिखने वाली हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो काशी से अपना सफ़र शुरू करती हैं और बॉलीवुड तक जाती हैं। बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी उन्होंने अपनी गीत दिए हैं जो आने वाली हैं, हाल फिलहाल के वर्षों में जल्दी रिलीज होंगी। उनका तारुफ मैं कराना चाहता हूं आपसे, और आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इस इंटरव्यू में अंकिता खत्री नादान मैम। अंकिता खत्री नादान मैम, काशी से उनका सफ़र शुरू हुआ, और ये जो पुस्तक मेरे हाथ में है वो उनकी ही कृति है, उनकी ही रचना है, मेरी नादानियाँ। तो हम सीधे मैम से चलते हैं और विस्तार से बातचीत करते हैं उनके सफ़र के बारे में, उनकी लेखनी के बारे में, उनके कविताओं के बारे में, उनके गीतों के बारे में। मैम, आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपने कीमती समय हमें दिया, आपको कई जगह जाना भी है। तो मैम, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी सफ़र की शुरुआत कैसे हुई काशी में? आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी? कुछ अपनी शिक्षा दीक्षा के बारे में बताते हुए मैं शुरुआत करें। मैं मूलतः काशी की निवासी हूँ। मेरे पिताजी काशी में प्रसिद्ध चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, और बचपन से ही पारिवारिक माहौल तो पढ़ाई लिखाई की ही तरफ ज़्यादा था रुझान। पिताजी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, जैसे कि होता है भारतीय परिवारों में, और पढ़ने में भी अच्छी थी, तो अपेक्षाएं भी उनको ज़्यादा थी। लेकिन प्रारब्ध कह लें, और जो कुछ लिखा होता है और वो कैसे होता है, तो मेरा जीवन बिल्कुल ऐसा अप्रत्याशित सा ही रहा है हमेशा। अप्रत्याशित घटनाएं घटी, अप्रत्याशित मोड़ मिले, लेकिन मैंने किसी भी मोड़ पे खुद को रोका नहीं। जिस तरफ राहें लेती गई, ले चली गई, मैं भी उनके साथ चलती गई। जैसे आपके फादर ख्याति लब्ध चिकित्सक थे शहर के, और मदर भी हाउसवाइफ थी, तो इस तरफ साहित्य के क्षेत्र में किस अवस्था तक आते आते आपके जहन में वो बातें आने लगी कि मुझे लिखना चाहिए, या आपको लगने लगा कि मैं अच्छी लिखती हूँ, मैं लिख सकती हूँ? ये सब कब फील हुआ? मुझे ऐसा लगता है कलाकार ईश्वर बना के भेजते हैं। बाकी तो हम पढ़ लिख के बनते हैं, डिग्री मिलती है, मेहनत करते हैं, डॉक्टर है या इंजीनियर है, लेकिन एक कलाकार कोई पढ़ाई लिखाई या डिग्री से बन नहीं सकता। तो एक जो बीज होता है वो तो आप पैदा होते हैं तब से ही आपके अंदर होता है, आत्मा में होता है। अब उसे उचित परिवेश जब मिलता है तो वो बीज फलता फूलता प्रस्फुटित होता है, उसमें पत्ते, कलियाँ, फल, फूल लगने लगते हैं, और फिर वो सबके लिए होता है। उसमें जो कुछ भी आता है वो होता है समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए होता है। मेरे साथ भी ऐसा था कि एहसास तो मुझे था, क्योंकि मेरा रुझान, मैं लिखती थी हिंदी तो निबंध लिखती ही चली जाती थी, पन्ने पे पन्ने भरते जाते थे, मुझे पता नहीं लगता था, यानी कलम हाथ में आती थी वो कब रुकती थी, चाहे अंग्रेज़ी हो। तो ये चीज़, लेकिन ये आइडेंटिफाइड नहीं थी, क्योंकि परिवार में कोई भी दूर दूर तक साहित्य से था ही नहीं, कला से भी नहीं था, संस्कृति से भी नहीं था। या तो बिजनेस में थे या फिर ऐसे प्रोफेशंस में थे, इंजीनियर थे या डॉक्टर थे, तो किसी ने कभी पहचाना नहीं। स्कूल लेवल पे कुछ एक टीचर्स ने ज़रूर आइडेंटिफाई किया, तो मौके दिए मुझे, मगर वो बहुत छोटे स्तर पर ही रहे। इसके बाद मैंने पढ़ाई की अपनी फ़ाइन आर्ट्स से,
फ़ाइन आर्ट्स में मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, तब मैं जुड़ी टाइम्स ऑफ इंडिया से एज अ जर्नलिस्ट, आर्ट क्रिटिक। तो मेरे लेखन को दिशा मिली पत्रकारिता की। लिखना तो था ही, लेकिन लिखा मैंने पत्रकार के रूप में, और काफ़ी वक्त तक लिखा मैंने, टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ जुड़ कर के लिखा, और पढ़ती थी साथ साथ में। यहाँ पे ABC करके एक आर्ट गैलरी थी, उसमें वो लोग त्रैमासिक पत्रिका निकालते थे, लॉजिस्टिक्स के नाम से बाइलिंगुअल मैगज़ीन निकलती थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो उस वक्त एक वो अच्छा एडिटर खोज रहे थे, तो मैं उनसे जुड़ी, उसमें जुड़ के काम करने लगी। तो यानी साहित्य से भी मेरा जुड़ाव आप कह सकते 19 वर्ष की आयु से बन गया, लेकिन उसका स्वरूप वो नहीं था जो अब है। तो लिखना इस माध्यम से जारी रहा। फिर मेरे पति, हमारी एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, तो मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी की बहुत सारा कॉपी राइटिंग वर्क करती थी, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, स्लोगन्स देना, किसी नहीं तो था ये भी लेखन का ही क्षेत्र, लेकिन पता नहीं था कि ये मेरी पहचान बन सकता है। तो पिछले 1.5 दशक से, जब से फेसबुक का माध्यम आया, सोशल मीडिया का, तो मैंने उसमें कुछ कुछ चीज़ें ऐसे लिखनी शुरू की, 2 लाइन 4 लाइन, उसे अलग तरीके से प्रसिद्धि मिलने लगी। सोचा अभी अभी करके मैं 4 लाइनों में कोई भी अपना सामाजिक कुछ भी घटना होती थी उस पर लिखती थी, या जो कुछ भी उस वक्त अपने मन के भावों को जो आप सोचती थी अकेले में, अनायास, जो उस समय त्वरित आते थे, इसलिए उसको सोचा अभी अभी करके। सिंपल लेख लिखती थी या समसामयिक घटनाओं पे, या फिर कविता का रूप होता था? ये होता तो काव्यात्मक था, लयात्मक था, लेकिन आधारित होता था ये समाज की घटनाओं से जनित, उनकी उससे संवेदनाएं जो जागृत हुई, लेकिन होता काव्यात्मक था। फिर धीरे धीरे स्पंदन और बढ़ता गया, 2 लाइन 4 लाइन से वो 8 लाइन, और वो होता गया, वो एक फ्लो बनता जाता है, और वहाँ से एक अलग प्रसिद्धि मिली। तो वहाँ से अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, देखिए सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, पूरे विश्व से आपको कनेक्ट करता है। तो मुझे आने लगी, प्रतिक्रियाएं मिलने लगी कि आप अच्छा लिखती हैं और लिखिए, और लोग पसंद करने लगे। तो उन लोग जब पसंद करने लगे तो मेरे भीतर भी एक उत्साह बढ़ता गया। तो वो इसी रूप में काफ़ी वर्ष तक चला। फिर कई साल पहले की बात है, मुझे रामानंद तिवारी जी हैं, जिनका पिलग्रिम्स पब्लिशिंग हाउस है जी, तो वो भी पाठक थे मेरे, पढ़ते थे फेसबुक पे, और वो मुझे जब मिलते थे तो कहते थे कि आप इस पुस्तक निकालिए, और मैं बात टाल जाती थी कि क्या करना है। मैंने इतने गंभीरता से कभी नहीं लिया दरअसल। तो वो बोलते थे, नहीं आप समझ नहीं रहे हैं अंकिता जी, दुनिया को पढ़ना चाहिए, दुनिया के लिए ये काम अपने लिए नहीं किए जाते, दुनिया के लिए किए जाते। मैंने कहा, मैं कहती थी दुनिया पढ़ तो रही है, फेसबुक पे तो पूरी दुनिया एक तरीके से पढ़ रही है। तो उन्होंने कहा, नहीं, एक किताब का अलग महत्व होता है, वो युगों युगों तक रहती है, और ये चीज़ें जो होती हैं ये दे के चले जानी होती है, और आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय, इसका महत्व उस समय समझ में आएगा। मैं फिर भी नहीं उतना समझ पाती थी क्यों ऐसा कहते हैं। मुझे लगता था ये नादानियाँ हैं, मैं नादान तकल्लुस से लिखने लगी, और मुझे लगता था काशी साहित्य की नगरी है, इतने बड़े बड़े साहित्यकार हुए यहाँ से, जयशंकर प्रसाद जी, मुंशी प्रेमचंद जी, तो तुलसीदास जी ने जहाँ बैठ के, तो मेरी क्या ये बचकानी चीज़ें करके। ऐसे ही बारिश का ही मौसम था, बारिश हो रही थी और मैं रसोई में थी, खाना बना रही थी, और सामने बरसात हो रही थी। तो एकदम से कुछ बारिश को देखते ही मेरे मन में भाव आए, और मैंने तुरंत बंद करके गैस, और तुरंत ही, ये मेरी प्रक्रिया रही है, जैसे इंस्टेंट उनको उकेरा, लिखा, और फेसबुक पे ही टाइप करके पोस्ट करके वापस से अपने काम में लग गई। तुरंत से रामानंद जी का ही फ़ोन आया, और मैंने बोला, उन्होंने कहा, ये जो आपने अभी लिखा है आप जानती भी हैं कि ये क्या है? मैंने कहा, हाँ, मुझे जो बारिश हो रही है, मुझे लगता है ये प्रेम संबंध है, जो बादल और नदिया के बीच का परस्पर प्रेम संबंध है, और मुझे वो दिखाई दे रहा है, उनके बीच का प्रेम आदान प्रदान, कि किस तरह से वो एक दूसरे को भर रहे हैं। यानी वही जल जो भाप बनकर बादल तक पहुंचता है, और बादल उसे अपने अंक में समेटता रहता है, बादल भरता है उससे, और नदी जब खाली हो रही होती, यानी जब सूख रही होती है,
तो बादल फट के वही जल नदी को वापस करता है। यानी कि प्रेम यही है, एक दूसरे का खालीपन, सूनापन, अधूरापन भरना, बिना मिले, लेकिन कैसे वो एक दूसरे को समझ लेते हैं कि अभी बादल को ज़रूरत है, तब नदी भाप बना के वही जल उसको देती है। और बादल को जब लगता है कि नदी घट रही है, बहुत धूप है, गर्मी, नदी का जल घट रहा है, तो वो फट पड़ता है और बारिश बन के बरस के उसको वापस भरता है। तो उस वक्त रामानंद जी ने कहा कि ये बहुत गहरे भाव हैं और आप चाहे आप माने ना माने, मैं इन्हें छापूंगा। उस दिन उस पल एक ऐसा कुछ मेरे भी मन में आया, तो मैंने भी हाँ कह दी। और बहुत कुछ कभी ऑर्गेनाइज्ड वे में तो लिखा नहीं था, किसी इस विचार से कि इसे कभी प्रकाशित किया जाना है, तो स्ट्रगल था कहाँ कहाँ क्या क्या लिखा है। तो कुछ कुछ चीज़ें मिली, कुछ तो नहीं भी मिली, ले करके मैंने बस उनको ऐसे ही जा कर के दे दिया। और उसका परिणाम हुआ, ये पहली पुस्तक रिलीज़ हुई और 19 अगस्त 2018 को पहली किताब जो है हमारी। और तब ये क्रूज़ संचालित हुआ था, अलकनंदा क्रूज़। तो उस क्रूज़ पर हम लोगों ने इसका विमोचन रखा। तो माँ गंगा की धारा के बीच में पहली बार ऐसा आयोजन भी हुआ, बहुत सुंदरतम हुआ कि हम लोग चल रहे थे क्रूज़ पे और चलते हुए। इसमें कितनी कविताएं हैं और इसमें किस तरह की कविताएं हैं, क्या क्या आपने इसमें संकलित किया है, कुछ इसके बारे में बताएं। इसमें 40 कविताएं हैं। तो प्रश्न ये भी हो रहा था कि हमें इसको एक बुक फॉर्मेट देना था, तो एक किताब का स्वरूप और स्पाइन देने के लिए कम से कम 120 पेज का कंटेंट होना चाहिए, तब तो 100 से अधिक तो होना ही चाहिए, तब ये इस फॉर्म में आएगी। तो उस वक्त मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारी चीज़ें मुझे मिली ही नहीं, तो जो थोड़ी बहुत मिली तो वो 40 के करीब कविताएं थी। तो इसका हम लोगों ने ऐसा प्रारूप किया कि एक पेज में मेरी कविता और एक पेज में मेरा उस कविता से ही जुड़ा हुआ मनोभाव का कोई चित्र। तो ये शब्द चित्र करके हम लोगों ने इसका ऐसे सेटिंग की कि कविता कहती है वैसे ही। तो जी, क्योंकि मनीष जी जो मेरे पति हैं, मशहूर फोटोग्राफर हैं और हमारा चित्रों का संकलन बहुत था, तो ये डिज़ाइनिंग भी इसकी मनीष जी ने की है। तो इस तरह से ये डिज़ाइन किया उस वक्त। और उस दिन 3 पद्मश्री थे इसके विमोचन में, पद्मश्री मालिनी अवस्थी जी, पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि गोपाल जी, पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वराचार्य जी, और आप बहुत सारे गुणीजन, डॉक्टर रत्नेश वर्मा जी, महापंडित जो भोजपुरी काव्य सम्राट हैं, पंडित हरिराम द्विवेदी जी, और तमाम डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय जी प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं, सहित काशी के साहित्य जगत के, संगीत जगत के, कला जगत के अनन्य विद्वान उस दिन वहाँ पर उपस्थित थे। मैं बहुत संकोच भाव से थी कि ये क्या बचकानी चीज़ें हैं, उन्हें कैसा लगेगा, लेकिन मैं आपको बताऊं, चंदन जी भर भर के आशीर्वाद दिया उन लोगों ने और सराहा, प्रोत्साहित किया। यहाँ तक कि उनको ये प्रारूप भी बहुत पसंद आया कि शब्द और चित्र के तरह से, कि ये उनको लगा कि ये कृति पठनीय भी है, दर्शनीय भी है। तो वहाँ से एक मुझे एक दिशा मिली, मनोबल मिला, एक स्वीकृति मिली काशी के साहित्य समाज से। एक जैसे नया बच्चा जो एडमिशन लेता है एंट्रेंस, तो उसके सर पे हाथ रख के जो एक आशीर्वाद होता है, ये उन्हीं लोगों का आशीर्वाद है। कि वहाँ से फिर मैंने इसे गंभीरता से, जो आपका प्रश्न था, माफ़ी चाहूँगी बहुत लंबी कहानी सुना दी मैंने आपको, लेकिन वहाँ से फिर मैंने भी थोड़ा इसको गंभीरता से लेना शुरू किया, क्योंकि अब आपका एक दायित्व आ गया। अभी तक मैं उन्मुक्त थी, लेकिन अब मैं बहुत दायित्व बोध से भरी हूँ, क्योंकि मेरे साथ काशी की पहचान जुड़ी है। कहीं भी जाती हूँ तो मैं काशी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, काशी का प्रतिनिधित्व कर रही हूँ, और काशी साहित्य नगरी है, साहित्यिक राजधानी है देश की, तो लोगों की आपसे अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, दूसरी पुस्तक कितने अंतराल पे आपकी रिलीज हुई? दूसरी पुस्तक मेरी 2020 में रिलीज़ हुई, कोरोना काल। फिर उसके बाद कोरोना काल आ गया, और कोरोना काल में, बल्कि मैं ये कहूँगी कि मेरी साहित्यिक गतिविधि को
जब पूरी दुनिया रुकी तो मेरी साहित्यिक जो गति है उसको और गति मिल गई, क्योंकि बाहर ये और भी मैं जो कार्य करती थी और भी चीज़ों में संलग्न थी, समय मिल गया, वो सब बंद हुआ। मैं काफ़ी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आयोजक के रूप में, संचालक के रूप में जुड़ी थी, तो वो काफ़ी समय लेता था, तो मैं उतना लिख नहीं पाती थी। लेकिन जब ये कोरोना लॉकडाउन हुआ ना, तो मैंने पूरा आत्म केंद्रित अपने आप को केंद्रित कर लिया और ज़बरदस्त लेखन हुआ। सिर्फ लिखती थी, घर के काम के अलावा और कोई कार्य नहीं होता था, कहीं बाहर नहीं जाना है तो लिखना लिखना और सिर्फ लिखना। उस दौरान मेरा एक संवाद हुआ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से 25 मार्च को। तो उस संवाद में भी अनायास मैंने ये बात कही कि जो रचता है वो बचता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को ये वाक्य काफ़ी अच्छा लगा, तो उन्होंने, लाइव चल रहा था, फिर से उन्होंने कहा क्या 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 कहा आपने? मैंने कहा जो रचता है वो बचता है। मैंने कहीं सुना है। तो रचनात्मक रहना कितना बड़ी ये एक ब्लेसिंग है, एक उस ईश्वर का वरदान है कि आप रचनाकार हैं, कि आपको कोई भी परिस्थिति इफेक्ट नहीं, क्योंकि आप अपनी एक दुनिया में रच रहे होते हैं, तो बाह्य दुनिया का असर नहीं जाता। यही कारण है कि इतनी नकारात्मक परिस्थिति में भी हमारे भीतर सकारात्मकता बनी रही। मैंने देखा 3 बुक्स आपकी अभी पब्लिश हुई हैं, तो तीनों का नाम आपने जो शीर्षक एक ही दिया है, मेरी नादानियाँ। इसके पीछे क्या सोच थी आपकी? मेरी नादानियाँ एक तरीके से, मैंने अपने आप को किसी उसमें बांधा ही नहीं है कि मैं गज़ल लिखती हूँ, कि मैं गीत लिखती हूँ, कि मैं मुक्त छंद की कविता लिखती हूँ, मैं नज़्म लिखती हूँ, क्या? क्योंकि सही मायनों में मैं साहित्य की स्टूडेंट कभी नहीं थी। मैंने कभी हिंदी को एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ा, ना उर्दू को एज अ सब्जेक्ट, ना इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट किया पढ़ा कि उसमें BA MA PhD किया हो। तो मुझे बहुत समझ भी नहीं है कि एग्जैक्टली अगर कोई ग्रामर पूछे और मुझसे कहीं डिफ्रेंशिएट करो कि गज़ल और नज़्म में क्या फ़र्क है, तो मैंने इस सब चीज़ में खुद को ना बांधा भी नहीं। और मेरे गुरुजी पद्मश्री पंडित राजेश्वर आचार्य जी ने भी मुझे कहा, एक बार ऐसी ही चर्चा हो रही थी, तो गुरुजी कह रहे थे एक विद्वानों से भरी सभा है, उसमें प्रकांड विद्वान एक के बाद एक आ रहे हैं और अपनी विद्वत्ता का परिचय दे रहे हैं। उस सभा में एक नन्हा सा बच्चा आ जाता है जो ठीक से बोलना भी नहीं जानता, तोतली भाषा में बोल रहा है कुछ। अचानक से वो सबके आकर्षण का केंद्र हो जाता है और लोग उसकी भाषा में उससे बात करने लगते हैं, अपनी विद्वत्ता भूल करके। वो भी उससे तोतली भाषा में, अले बता तुम तैते हो, ऐसे करके बात करते हैं। और आनंद, वो आते ही आनंद रस सब जगह भरता है। तो गुरुजी ने कहा, तुम्हें पता है तुम वो बच्चा हो और ऐसी ही बनी रहना। ये खास उन्होंने मुझे बताते हुए भी गुरुजी को सादर नमन प्रणाम कर रही हूँ। और ये उनका दिया हुआ बल है जिसमें मैं निडरता से, उन्होंने कहा चाहे हिंदी लिखो, चाहे उर्दू में लिखो, चाहे पंजाबी में लिखो, चाहे अंग्रेज़ी में लिखो, कुछ भी लिखो, लेकिन लिखना रोको मत। कैसा भी लिखो लेकिन लिखना मत रोको। क्या मानती हैं आपने कहा कि हमने कहीं साहित्य की पढ़ाई नहीं की, बहुत सारे ऐसे साहित्यकार हैं जो पढ़ाई नहीं किए लेकिन अच्छे साहित्यकार हुए, तो क्या ये आपके नाम का असर माना जाए या फिर आप क्या मानती हैं गॉड की कृपा है, भगवान की कृपा है, या अंकिता आपका नाम है? अंकिता का मतलब लिखने वाला होता है, तो क्या मानती हैं आप कि आपको दैवी गुण आपके अंदर है? जी, मैंने प्रारंभ में भी कहा कि जो कलाकार होता है, चाहे वो लेखन हो चाहे संगीतकार हो, ये ईश्वर बना के भेजते हैं। बिना ईश्वरीय इच्छा के आप कलाकार नहीं बन सकते, ये उनकी इच्छा कहीं ना कहीं होती है। और मेरी नादानियाँ जो नादान तकल्लुस है, तो मैंने देखा, मैं काशी में हूँ, मैं काशी कबीर की धरती है। कबीर दास जी लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, लेकिन उनका लिखा हुआ युगों युगों तक आज भी प्रासंगिक है। तो मुझे लगता है काशी की धरती में जो कण कण, जो मैं घाट पे इतना जाती हूँ, कबीर के, संत कबीर दास जी का बहुत प्रभाव है मुझ पर। और शायद ये सब ने मिल कर के खुद कोई चीज़, और ये मेरी दिशा ईश्वरीय निर्धारित है चंदन जी, वरना मैं स्वयं में बोलूँ तो मेरी स्वयं की ऐसी। जब लिखती हैं या लिखने के बारे में सोचती हैं तो आप कैसे कंटेंट आपके दिमाग में आता है, या पेपर पे तैयार करती हैं, या फिर जो चीज़ें आप लाइफ में फेस करती हैं, या जो अकेलेपन में आप सोचती हैं, या पिछला जीवन, या जो आपकी कल्पनाएं हैं, फंतासी, या जो भी कह लें, तो क्या आप में सबसे ज़्यादा प्रभाव कविताओं में क्या होता है?
मेरी कविताएं अब बहुत ज़्यादा इश्क और इबादत पर आप देखेंगे, क्योंकि एक जर्नी है, एक यात्रा है, और उसमें मैंने बहुत सारे अनुभव किए। अनुभव करते करते ये एक तरह से अध्यात्म की ओर भी आपको ले जाता है। तो पहले की जो पहले की किताब है, जो दूसरी और जो अब तीसरी है, इन तीनों में आप इस यात्रा के पड़ाव देखेंगे। पहली किताब में ज़्यादातर मैं अपने इर्द गिर्द होने वाली घटनाओं पर आधारित कविताएं लिखती थी। मौसम बदला, उस पे लिख दिया, देश में कुछ हुआ, उस पे लिख दिया, इस तरीके से। दूसरे में कोरोना काल में जब मैं बहुत आत्म केंद्रित हुई, अपने आप से बहुत कनेक्ट हुई, तब मैंने अपने लेखन में आध्यात्मिकता का जो एक देखा कि ये मुझे अध्यात्म की ओर ले जा रहा है, उसकी गहराई महसूस की। एक समंदर की तरह जैसे होता है ना, आप जितना गहरे जाते 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 और आपके एहसास गहरे आपके लेखन में वो आता है, तो वो गहराई ग्रेजुअली धीरे धीरे करके आई। और अब जो इस समय की मेरी स्थिति है वो एकाकार हो गई है, जहाँ मुझे ईश्वर और प्रेम दोनों एक जैसा, मतलब भक्ति और प्रेम एक ही बात लगती है। कि अगर मैं जो बात अपने प्रेमी के लिए लिख रही हूँ कि मैं ईश्वर के लिए, वो मुझे लगता है एक ही बात है। मेरे प्रेमी और मेरे ईश्वर दोनों एक हो गए। इसलिए जो मेरी ये तीसरी किताब है, इसमें इसकी पहली ये कब पब्लिश हुई तीसरी किताब मेरी पिछले साल अक्टूबर में, और राजभवन महाराष्ट्र में के माननीय राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी ने उसका विमोचन किया, और 40 मिनट तक उनके साथ मैं बैठी थी और बहुत उन्होंने पसंद किया। और ये पहली जो आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है, मेरे महबूब की सूरत मिलती है मेरे खुदा से, मेरे महबूब की सूरत मिलती है मेरे खुदा से, मैं इश्क छोड़ भी दूँ तो इबादत कैसे छोड़ूँ। जो ये लाइन है, इसमें ये बोला जा रहा है कि जो मेरे प्रेमी हैं वो उनमें मैं भगवान देखती हूँ, और भगवान में ही मैं अपना प्रेमी देखती हूँ। अब मेरे लिए उन दोनों में कोई फ़र्क नहीं रह गया है। तो मुझे लगता है कि अब मेरी एक जो लौ लगी है, इसने इन रचनाओं ने, मेरी नादानियों ने मुझे वहाँ जोड़ दिया, उनसे जोड़ दिया है। तो जैसे संगीतकार होते हैं, वो जब संगीतकार गायक होते हैं, मैं सुनती थी ये बातें, तब सिर्फ सुनती थी, मुझे पता नहीं था कि ऐसा सच में कैसे होता है। अंकिता मैम, जैसे आप एक साहित्यकार हैं तो आप समझती होंगी जो अकेलापन या जो लोग विचार करते हैं, अपनी सोच जो एक व्यक्तिगत सोच होती है, किसी से बांटते नहीं ज़्यादातर साहित्यकार। जैसे मिर्ज़ा गालिब बताते हैं कि हम अपने जीवन में बहुत उन्होंने कष्ट सहे, बड़े भाई की तबीयत खराब रहती थी, तमाम कष्ट उन्होंने झेले, आर्थिक तंगी, तो उनकी जो रचनाएं थी उसमें वो चीज़ें निकल के आती थी, गालिब जी के निकल के आती थी वो उनके शायरी में। आपकी भी मैंने रचनाएं पढ़ी थोड़ी सी, तो उसमें एक दर्द की रचना थी, उसमें कहता है कि मुझे दर्द मिला, मुझे वो तकलीफ़ हुई। तो ये सब चीज़ें क्या अपने लाइफ में आप घटनाओं से जो होती हैं या फिर दूसरे की लाइफ से आप करती हैं, कैसे ये सब चीज़ें आपके जहन में आती हैं? देखिए, होता क्या है ना, हम सिर्फ आर्थिक परिवेश को कंसिडर करते हैं और ऐसा मानने लग जाते हैं कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध है उन्हें कोई दुख तकलीफ़ कष्ट है ही नहीं, और जो आर्थिक रूप से कष्ट में है उन इमोशंस की जब बात करें, और मैं हमेशा कहती हूँ इकोनॉमी, इमोशंस, इनको एक मत करो। एहसास सब में होता है, हर व्यक्ति एक इंसान है पहले, बाकी उसकी परिस्थिति है। तो परिस्थिति जन्य साहित्य भी होता है, मैं उससे इनकार नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एहसास किसी में भी होते हैं, और इनफैक्ट हर किसी में होते हैं, लेकिन आप उन एहसासों को कितना महसूस करते हैं ये व्यक्ति विशेष, और कलाकार बहुत संवेदनशील हो। मेरे कहने का ये मतलब, जैसे एक तो जो परिस्थिति जन्य होता है उसके लिए इजी होता है लिखना, वो दर्द भरे नगमे या लाइन लिख सकता है, लेकिन जो लोग, जो साहित्यकार अच्छे सम्भ्रांत परिवार से आते हैं, कुलीन परिवार से आते हैं, जिनको कोई कष्ट ज़्यादा नहीं हुआ, अगर वो लिखते हैं तो उनमें ज़्यादा क्रिएटिविटी होती है, क्योंकि उनका माइंड ज़्यादा खपता होगा, फिर उस तरह से फील करना, उसको रचनाओं में डालना। क्या मानती हैं आप?
देखिए, इसको हम लोग कहते हैं परकाया प्रवेश। जो नाट्य करते हैं वो इसको जानते होंगे। और स्टेपिंग इनटू द शूज़ कहा जाता है अंग्रेज़ी में भी। तो जो लोग जैसे किरदार निभाते हैं, अब राज कपूर जी ने अपने ज़माने में बूट पॉलिश में एक पॉलिश वाले का किरदार निभाया। तो होता क्या है कि हम उसमें उतर जाते हैं, हूबहू बिल्कुल उसको महसूस करने लगते हैं, जीने लगते हैं। तो अदाकारी जो है, लेखनी भी एक अदाकारी है। ये एक अदा है, इसमें भी एक अदा है। अंदाज़ की बात है, इसमें भी अंदाज़ की बात की जाती है। तो जब हम किसी में उतर जाते हैं, उसके दर्द को बिल्कुल जीने लगते हैं उसमें, तो फिर हम एकाकार हो जाते हैं। और ये प्रक्रिया बहुत कठिन है। जो आप परिस्थितिवश आप उस ऑलरेडी उसमें हैं, तो आप तो हैं ही उस परिस्थिति में, लेकिन आप एक दूसरी परिस्थिति से उतर करके उस परिस्थिति में आना, उस दर्द को महसूस करना और फिर उस दर्द को उतारना, ये एक बहुत पेनफुल काम होता है। बहुत सारे कलाकारों से आप बात करेंगे, एक्टर्स से, वो भी आपको बताएंगे कि ये बहुत पेनफुल होता है। ये एक तरह से अपने शरीर से निकल के अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में डालने वाला कार्य होता है, और फिर वापस से आपको उसमें निकलने का एक जर्नी करनी पड़ती है। अच्छा मैम, चूंकि समय कम है, बॉलीवुड का जाने का कैसे इरादा आया? काशी से बॉलीवुड के बारे में कैसे सोचा? कैसा लगा पहला कदम बढ़ाते हुए? मन में आया होगा कि सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी? इसमें मैं आपको एक बात कहना चाहूँगी कि जनरली ये सुनने में आया कि बॉलीवुड का आकर्षण होता है लोगों में, और लोग बॉलीवुड के आकर्षण में खिंचे चले आते हैं। मेरे व्यक्तिगत जीवन में इसका विपरीत हुआ। मुझे बॉलीवुड ने आवाज़ें लगाई, क्योंकि बहुत सारे बॉलीवुड से जुड़े हुए लोग भी फेसबुक के माध्यम से मेरी लेखनी पढ़ते थे और ये कहते थे कि आपकी लेखनी, जैसे मुझे रामानंद जी मिले, उन्होंने कहा कि आपकी लेखनी, इसको किताबों में आना चाहिए। ऐसे ही मुझे संगीतकार मिले जिन्होंने कहा कि आपकी लेखनी बहुत काव्यात्मक है, लयात्मक है, यानी वो इसे राइम, मीटर, टेम्पो में देखते थे। तो ये म्यूज़िकल है, म्यूज़िकल राइटिंग्स हैं, इनके गाने बनने चाहिए, जो कि मुझे कभी नहीं लगता था। जैसे मैं उनको इनकार करती थी कि मुझे नहीं लगता कि ये छपने योग्य है, फिर मैं उनको भी यही बात कहने लगी, मुझे नहीं लगता कि ये गाने बनने योग्य है। तो उसके प्रमाण में लॉकडाउन के ही टाइम पर, कोरोना के टाइम पे, कुछ संगीतकारों ने, जिनमें प्रमुख रूप से मैं नाम लेना चाहूँगी श्री राजीव के महावीर जी का, जिनके पिताजी के महावीर जी ने लता मंगेशकर जी के लिए गज़लें कंपोज़ की। आँख से आँख मिलाता है कोई बहुत प्रसिद्ध गज़ल है जो लता जी की गाई हुई है। तो राजीव महावीर जी की एक एल्बम जिसमें बिरजू महाराज जी की रचनाएं हैं, मन भीतर, उसको उन्होंने संगीतबद्ध किया, और श्रेया घोषाल जी, सुखविंदर जी, सब बड़े कलाकारों ने, गायकों ने गाया है। तो वो मेरे संपर्क में आए और उन्होंने कहा कि नहीं, आपके उनके गीत बनने चाहिए। और उनका ये कहना था, गीतों के माध्यम से रचनाएं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकती हैं। भाई, किताब के पाठक एक सीमित है, मान लीजिए 1000, 2000, 5000, लेकिन गीत मिलियंस में पहुंचते हैं। तो जब मैंने भी उनसे कहा कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तो उन्होंने उस वक्त मुझे मेरी 4 लाइनें कंपोज़ करके भेजी थी, और मैं सुन के हैरान रह गई कि ये मैंने लिखी हुई लाइन्स, मेरी लिखी हुई लाइन्स हैं। तो वहाँ से ही मुझे में भी एक विश्वास आया, और फिर हमारा पहला गाना, ये जीवन एक नैया, ऊपर वाला ही खिवैया, उसके हाथों में दे सब छोड़, पार लगा दे तू उस ओरे माझी ले चल पिया के देस रे, ये हम लोगों ने किया। इसे पद्मश्री डॉक्टर शोमा घोष जी ने गाया। और बहुत खुशी की बात है कि टी सीरीज़, जो कि वर्ल्ड की लीडिंग म्यूज़िक कंपनी है, उसने रिलीज़ किया ये गाना। और यहाँ से फिर एक जो बनारस, जो बॉलीवुड का जो सफ़र है, वो स्वतः स्फूर्त हो गया। तो मैं लोगों से सोचा नहीं था कि बॉलीवुड तक सफ़र होगा? कभी नहीं, ना सोचा था, ना चाहा था, ना कल्पना की थी, ना सपना देखा था, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये एक जर्नी थी, और इसको मैं इसमें ऐसे 4 लाइनों में कहती भी हूँ। बनारस के रस से बनी, बनारस के रस से बनी, बम्बई को रास आ गई, बहुत प्यासा था समंदर, नदी पास आ गई। तो मैं ये बम्बई वालों को से मिलती हूँ तो ख़ास कहती हूँ कि ये समंदर की प्यास थी, बम्बई प्यासा था, तो प्यास बुझाने के लिए देखिए मुझे चल कर आना पड़ा। मैम, बनारस ने बम्बई को बहुत कुछ दिया है। आपके
अनजान जी बनारस के ही थे, उनके बेटे समीर जी, उसके बाद आप, तो बनारस ने तो लगातार दिया है बॉलीवुड को। नहीं, लगातार तो नहीं चंदन जी, देखिए 3 दशक बाद मैं गई हूँ। समीर जी गए, अब 30 साल से समीर जी 90s के हिट गाने लिख रहे हैं और अभी हम 2022 में आ गए। उस बीच उमा मैम भी तो प्रस्तुति देती रहती हैं। जी गायिका है, लेखन के क्षेत्र की, मैं गीतकार के क्षेत्र की बात कर रही हूँ, मैं एज अ लिरिस्ट अलग अलग विधाओं में। जी अलग अलग विधाओं में। और शोमा जी की तो ब्याह ही, शोमा जी तो बनारस की बेटी हैं पर उनकी शादी तो 30 साल पहले ही बॉम्बे में हो गई। और वो तो संगीत के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा नाम है शोमा जी, हम सबकी आदरणीय है। मैं लिरिसिस्ट की बात कर रही हूँ। और कभी मुझे बहुत ये बात, अब जब मैं गई हूँ तो मुझे लगता है कि 2 बातें हैं। एक तो इन जनरल भी बॉलीवुड में लिरिसिस्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आप देखिए तो जितने भी टॉप 10 लिरिसिस्ट हैं, अगर मैं आपसे ही पूछूं तो नाम बताइए, तो आप बताइए, नाम बताइए। तो 2 ही बता पाएंगे, एक अनजान और एक बेटे उनके समीर, और एक अभी नादान, अनजान के बाद नादान। मैं तो बहुत छोटी हूँ, मेरी तो शुरुआत हुई है, लेकिन जो जैसे साहिर लुधियानवी जी आते हैं, गुलजार जी आते हैं, जावेद अख्तर साहब, बड़े नाम आते हैं। लेकिन मुझे खलिश ये लगती है, और ऐसा हुआ भी, मैं बॉम्बे में SWA स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, जब मैं वहाँ गई तो मुझे कहा गया कि आप पहले इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि फिर आपकी जो भी चीज़ें वहाँ रजिस्टर्ड रहती हैं तो ये एक अच्छा तरीका है, इससे आपकी चीज़ें सेफ़ भी रहती हैं। तो जब मैं वहाँ गई तो जब मेरा रजिस्ट्रेशन चल रहा था तो उन्होंने कहा एक कमरे में कि आप थोड़ा देर वहाँ बैठिए। मैं वहाँ बैठी तो मैंने देखा दीवारों पे तस्वीरें लगी थी 1940 से लेकर के अभी तक जिन्होंने योगदान दिया है लेखन में, क्योंकि ये स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन है, लिरिक्स में और स्क्रीन राइटिंग में, तो सारे के सारे पुरुषों के ही तस्वीरें थी। ये तो आपका सफ़र है, थोड़ा सा समय का अभाव है। हम जानना चाहेंगे कि आने वाले जो आपके जो गीत आपने लिखे हैं बॉलीवुड के लिए, उसमें कितने हैं, उसकी संख्या कितनी है, कब तक वो रिलीज होंगे? आज तक मेरे अभी तक 3 गाने रिलीज़ हो चुके हैं। पहला तो जो मैंने आपको बताई, जीवन एक नैया, टी सीरीज़ से रिलीज़ हुआ। दूसरा एक एल्बम है मंजिल, अ म्यूज़िकल जर्नी, जिसमें हरिहरन जी के भी गज़लें हैं। उसमें मेरी ये गज़ल अधूरा प्यार वो रिलीज़ हुआ है अभी फ़िलहाल में ही। और कल ही मेरा एक कृष्ण भजन रिलीज़ हुआ है। और आने वाले समय में आपको बहुत जल्दी जल्दी अब चीज़ें रिलीज़ होंगी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो चुकी हैं, पाइपलाइन में आ चुकी हैं, तो अब रिलीज़ होने में जो है वो आप देखेंगे कि। चलिए मैम, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके गाने अच्छे लोगों को पसंद है, आपके लिखे हुए गीत लोगों को पसंद है, और हमें कुछ अपनी बेहतरीन लिखी हुई लाइनें हमें सुनाएंगे तो हमें अच्छा लगेगा इंटरव्यू के लास्ट में। मैं आपको सुनाती हूँ, एक कविता है मेरी। नहीं, वो बेकाबू धड़कनों का दौर था, वो बेकाबू धड़कनों का दौर था, मेरी अदा कुछ और थी, उसका जलवा कुछ और था। दिन गुज़रता था ख्यालों में, रातें कटती थी सवालों में, वो ही वो था अंधेरों में, वो ही वो था उजालों में। सारी दुनिया से दूर वो शख्स मेरा ठौर था, मेरी अदा कुछ और थी, उसका जलवा कुछ और था। वो बेकाबू धड़कनों का दौर था, वो बेकाबू धड़कनों का दौर था। ये अंकिता मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। तो ये थी हमारे साथ वाराणसी शहर की जानी मानी साहित्यकार, जिनका लोहा बॉलीवुड ने भी माना है, और अंकिता खत्री नादान मैम, जिनसे हमने विस्तार से बातचीत की, उनकी लेखनी के बारे में, उनके गीतों के बारे में, उनकी रचनाओं के पीछे जो उनकी सोच है, जो उनके विचार हैं, उसके बारे में विस्तार से बातचीत की। और उन्होंने बताया, उन्होंने माना भी कि काशी ने समय समय पर वरिष्ठ साहित्यकार, गीतकार बॉलीवुड को दिए हैं, देश को दिए हैं, जिनकी गीतों की रचना आज भी लोग सुनते हैं और जिनको भुलाया नहीं जा सकता कभी भी, चाहे वो अनजान जी हों, चाहे उनके बेटे समीर जी हों, या अंकिता खत्री नादान मैम हो, या जो भी काशी के जो कलाकार हैं, उनकी रचनाएं हमेशा लोगों के जेहन में, दिलों में याद रहती हैं। तो अभी तक के लिए इतना ही। मैं चंदन कुमार पांडे, अशोक पांडे के साथ, धन्यवाद।